आप थके हारे उठते हैं। आप पूरे दिन खुद को घसीटते रहते हैं और शाम होते होते आप खुद से कहते हैं, मुझे सेल्फ केयर की ज़रूरत है। तो आप फ़ोन पर स्क्रॉल करते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, आप आराम के लिए समय निकालते हैं, आप दुनिया से भागते हैं और एक पल के लिए आपको राहत महसूस होती है। लेकिन अगली सुबह वही भारीपन फिर लौट आता है, क्योंकि जिसे आपको सेल्फ केयर कहना सिखाया गया था, उसका असली मकसद कभी भी आपको सचमुच तरोताज़ा करना नहीं था। उसे तो बस आपको एक ही घेरे में घुमाते रहने के लिए बनाया गया था। जापानियों ने कुछ अलग समझा, कुछ पुराना, कुछ ऐसा जिसे खरीदने, जिसके लिए समय निकालने या जिसे कमाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जानते थे कि सच्ची खुशहाली दुनिया से भागने के पलों में नहीं बनती, बल्कि ज़िंदगी के हर पल में बुनी जाती है। ये आदतों की कोई नई लिस्ट नहीं है, ये आपके जीने के तरीके में आया एक बदलाव है। और अगर आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें, तो आप समझ जाएंगे कि ज़्यादातर लोगों को कभी शांति क्यों नहीं मिलती और कैसे 17 आसान तरीके सब कुछ फिर से ठीक कर सकते हैं। अगर ये बात आपके दिल को छूती है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी अंदरूनी शांति को फिर से पाना चाहते हैं। अब कमेंट्स में ये लिखें, मैं अपने हर दिन में शांति को बुनता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज की आधुनिक जिंदगी आपको एक अधूरा विचार बेचती है। वो आपसे कहती है कि खूब मेहनत करो, थकान के बावजूद काम करते रहो, अपने शरीर की परवाह मत करो और फिर खुद को सेल्फ केयर के रूप में इनाम दो, जैसे नहाना, मालिश करवाना या वीकेंड पर कहीं घूमने चले जाना। लेकिन इस पैटर्न पर जरा गौर कीजिए। सेल्फ केयर अब कुछ ऐसा बन गया है जिसे आप तब करते हैं जब नुकसान पहले ही हो चुका होता है। ये बस एक प्रतिक्रिया है, ये खुद को अलग कर लेना है। ये खुशहाली को जीने का एक तरीका मानने के बजाय एक अलग काम की तरह देखता है और इसी वजह से आप कभी भी सचमुच ठीक नहीं हो पाते। आप बस खुद को इतना ही ठीक करते हैं कि वापस उसी चक्र में लौट सकें। जापानियों का नजरिया इससे अलग था। वे इसे ठीक होने के तौर पर नहीं, बल्कि बचाव के तौर पर देखते थे। दुनिया से भागने के तौर पर नहीं, बल्कि खुद को सही तालमेल में लाने के तौर पर देखते थे। उनकी परंपराएं, जो समुराई अनुशासन, ज़ेन अभ्यास और घर परिवार की पुरानी समझ पर आधारित थीं, ये जानती थीं कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप पहले से समय तय करें। ये तो कुछ ऐसा है जिसका अभ्यास आप हर दिन छोटे छोटे और सोच समझकर किए गए तरीकों से करते हैं। ये 17 आदतें कोई नया फैशन नहीं है, ये मुश्किल भी नहीं है। ये हर दौर में काम आने वाली आदतें हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर, मन और आसपास के माहौल की स्वाभाविक लय के साथ मिलकर काम करती हैं। और ये इसलिए भी बनी रहती हैं क्योंकि इनके लिए आपको कोई और इंसान बनने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके लिए तो बस आपको उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने की जरूरत होती है। अध्याय 1, ताजी हवा, स्पष्टता की सांस। पहली आदत सबसे आसान है, खिड़की खोलें हर सुबह बिना किसी अपवाद के। जापान में इसे कुंगा सेन कहते हैं। हवा का आना जाना एक रस्म है। ताजी हवा अंदर आती है, बासी हवा बाहर जाती है और उसके साथ नींद का भारीपन, सुस्त विचार और बीते दिन की ऊर्जा भी निकल जाती है। ये तापमान के बारे में नहीं है, ये नवीनीकरण के बारे में है। समुराई जानते थे कि दिन शुरू होने से पहले एक योद्धा का मन शांत होना चाहिए। सुबह की ठंडी हवा के सिर्फ 5 मिनट भी तंत्रिका तंत्र को तरोताजा कर देते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं और शरीर को याद दिलाते हैं कि वो जीवित है। आपको किसी नियमित दिनचर्या की जरूरत नहीं है, आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। आपको बस एक खिड़की और उसे इस्तेमाल करने का अनुशासन चाहिए। दूसरा अध्याय, जल शुद्धिकरण, आंतरिक शुद्धिकरण। दूसरा अभ्यास, जागते ही तुरंत पानी पिएं। कॉफी नहीं, इंटरनेट पे स्क्रॉल करना नहीं, सिर्फ पानी। जापान में इसे मित्सु ओ नोमु कहते हैं, सुबह का जल अनुष्ठान। खाली पेट 1 या 2 गिलास कमरे के तापमान का पानी पिएं। ये सिर्फ पानी पीने की सलाह नहीं है, ये आंतरिक शुद्धिकरण है। घंटों सोने के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सुस्ती आ जाती है और एसिडिटी बढ़ जाती है।
पानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और शरीर को संकेत देता है। हम नई शुरुआत कर रहे हैं। समुराई प्रशिक्षण से पहले पानी पीते थे। ज़ेन भिक्षु ध्यान से पहले पानी पीते थे, क्योंकि स्पष्टता भीतर से शुरू होती है। यदि आपका शरीर स्थिर है तो आपका मन तेज नहीं हो सकता। दिन की शुरुआत पानी से करें और आप इसे एक दृढ़ संकल्प के साथ शुरू करते हैं। अध्याय 3, सूर्य का प्रकाश, प्रकृति के साथ सामंजस्य। तीसरा अभ्यास, जागने के पहले घंटे के भीतर खुद को प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में लाएं। बाहर निकलें, खिड़की के पास खड़े हों, सूर्य के प्रकाश को अपने चेहरे पर पड़ने दें। ये आवश्यक है, ये जैविक है। सूर्य का प्रकाश आपकी सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है, जो नींद, ऊर्जा, मनोदशा और हार्मोन को नियंत्रित करने वाली आंतरिक घड़ी है। जापान में शहरी क्षेत्रों में भी लोग सुबह के सूर्य के प्रकाश को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए नहीं कि यह अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि यह शरीर को प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाता है। जब आप इसे चूक जाते हैं तो आपका तंत्र भटक जाता है। आप दिन में थका हुआ और रात में बेचैन महसूस करते हैं। आपकी मनोदशा खराब हो जाती है, आपका ध्यान कमजोर हो जाता है। समुराई सूर्योदय के साथ उठते थे, क्योंकि वे समझते थे शक्ति अकेले में नहीं बनती, ये प्रकृति से उधार ली जाती है और अनुशासन के माध्यम से वापस लौटाई जाती है। सुबह के 10 मिनट का प्रकाश ही काफ़ी है, लेकिन वे 10 मिनट बाकी सब कुछ को आधार प्रदान करते हैं। अध्याय 4, सफाई को ध्यान के रूप में अपनाना, स्थान को व्यवस्थित करना, मन को व्यवस्थित करना। चौथा अभ्यास, अपनी जगह को हर दिन साफ करें, तब नहीं जब वो गंदी हो जाए, बल्कि हर दिन। जापान में इसे सोजी कहते हैं। सफाई को एक आध्यात्मिक साधना माना जाता है। भिक्षु मंदिरों में झाड़ू इसलिए नहीं लगाते कि वहां धूल जमी है, बल्कि इसलिए कि झाड़ू लगाने की ये क्रिया मन को साफ करती है। समुराई अपने हथियारों की देखभाल अपनी शान दिखाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि इसलिए करते थे कि बाहरी चीजों की उपेक्षा करना असल में अपने भीतर की उपेक्षा करना ही दर्शाता है। जब आपका आसपास का माहौल अस्त व्यस्त होता है तो आपके विचार भी उलझ जाते हैं। जब आपकी जगह में अफरा तफरी मची होती है तो आपकी भावनाएं भी उसी का अनुसरण करती हैं। अव्यवस्था में आप स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकते। सफाई कोई बोझ नहीं है, ये उपस्थिति का अभ्यास है। आपको गहन सफाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर सतह को इरादे से स्पर्श करने की आवश्यकता है। बिस्तर ठीक करें, काउंटर पोंछें, फर्श साफ करें। ये छोटे छोटे कार्य मानसिक व्यवस्था बनाते हैं और इसी व्यवस्था में शांति लौट आती है। ये पहले 4 आदतें, हवा, पानी, प्रकाश और सफाई, आधार हैं। ये शारीरिक हैं, ये सरल हैं और इनमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन अगली परत और गहरी है। ये बाहरी से आंतरिक की ओर, शरीर से मन की ओर बढ़ती है और इसकी शुरुआत गर्माहट से होती है। अध्याय 5, गर्माहट बिना किसी अति के आराम। 5वां अभ्यास, अपनी सुबह में गर्माहट लाएं। एक गर्म कप चाय, एक गर्म स्नान, एक गर्म तौलिया। ये विलासिता नहीं है, ये देखभाल है। जापान में गर्माहट को औषधि के रूप में माना जाता है। पारंपरिक स्नान और केवल सफाई के बारे में नहीं है, ये शरीर में जमा तनाव को दूर करने के बारे में है। गर्मी मांसपेशियों को आराम देती है, तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और दिन भर की ऊर्जा की मांग से पहले शांति का एक क्षण प्रदान करती है। समुराई युद्ध से पहले स्नान करते थे, गंदगी साफ करने के लिए नहीं, बल्कि शांत और तैयार अवस्था में आने के लिए। गर्माहट शरीर को संकेत देती है कि आप सुरक्षित हैं, और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो मन एकाग्र हो सकता है। इसके लिए पूरे स्नान की आवश्यकता नहीं होती। हाथों में एक गर्म पेय लेकर कुछ मिनटों तक गर्म पानी के नीचे रहना, बस इतना ही काफी है कि आपको याद रहे कि आप कोई मशीन नहीं हैं। आप एक शरीर हैं जिसे देखभाल की आवश्यकता है। अध्याय 6, बिना बल के गति, प्रवाह, प्रयास नहीं। 6ठा अभ्यास, सुबह अपने शरीर को धीरे से हिलाएं। व्यायाम नहीं, गति, खिंचाव, चलना, धीमी सधी हुई गति।
जापान में इसे रायो ताइसो रेडियो कैलास्थेनिक्स कहा जाता है। लाखों लोग, युवा और वृद्ध, का हर सुबह एक साथ हल्की गतिविधियां करते हैं। कैलोरी जलाने के लिए नहीं, मांसपेशियों को बनाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को जगाने और ऊर्जा संचारित करने के लिए। समुराई कार्ता का अभ्यास करते थे, धीमी नियंत्रित गतिविधियां जो शरीर को थकाए बिना तैयार करती थीं, क्योंकि वे समझते थे कि शक्ति शरीर को जबरदस्ती वश में करने से नहीं बनती, ये इसकी प्राकृतिक लय का सम्मान करके विकसित होती है। आधुनिक फिटनेस संस्कृति में तीव्रता को महत्व दिया जाता है, लेकिन आराम के बिना तीव्रता थकान का कारण बनती है। बल का प्रयोग किए बिना की गई गतिविधि से दीर्घकालिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 5 मिनट का स्ट्रेचिंग व्यायाम ही काफी है। ब्लॉक के चारों ओर एक छोटी सी सैर शरीर को ये याद दिलाने के लिए काफी है कि वो जीवित है और तैयार है। अध्याय 7। उन चीजों को जाने देना जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। स्वीकार करने का अभ्यास। 7वां अभ्यास, एक ऐसी चीज पहचानें जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते और उसे जाने दें। यहीं पर आदतें शारीरिक से मानसिक और बाहरी से आंतरिक हो जाती हैं। जापानी दर्शन में इसे अकीराम कहा जाता है, स्वीकृति। इसे हार के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के रूप में देखा जाता है। समुराय हर दिन मौत का सामना करते थे। वे युद्ध के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया। उन्होंने डर को जाने दिया, उन्होंने मोह को जाने दिया। वे हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहते थे, ये जानते हुए कि परिणामों से चिपके रहने से केवल आत्मा ही कमजोर होती है। आप भी वही बोझ ढो रहे हैं, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, उन चीजों के प्रति जुनून जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, और ये आपको थका देता है। हर सुबह खुद से पूछें, मैं ऐसी कौन सी चीज पकड़े हुए हूं जिसे मैं बदल नहीं सकता, और फिर उसे जाने दें। हमेशा के लिए नहीं, बस आज के लिए। ये हार मानना नहीं है, ये स्पष्टता है। जब आप उन चीजों को जाने देते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप उन चीजों पर काम करने की ऊर्जा वापस पा लेते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 8। उत्पादकता से ज्यादा उपस्थिति। एक काम पूरी तरह से करें। 8वां अभ्यास, एक काम चुनें और उसे पूरी तरह से करें। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई भटकाव नहीं, बस एक काम पूरे ध्यान के साथ। जापान में यही इचिगो इची का सार है। एक पल, एक मुलाकात, एक अवसर। चाय समारोह इसी का प्रतीक है। हर हरकत जानबूझकर की जाती है, हर हाव भाव पूर्ण होता है। अगले काम की ओर भागने की कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि वर्तमान पल पवित्र होता है। आधुनिक जीवन इसके विपरीत की मांग करता है। एक ही समय में 10 काम एक साथ करने के लिए आपकी तारीफ की जाती है, लेकिन ध्यान दें कि होता क्या है। आप कोई भी काम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाते। आपको कुछ भी स्पष्ट रूप से याद नहीं रहता। उत्पादक होने के बावजूद आप बिखरा हुआ महसूस करते हैं। समुराई एक समय में एक ही तलवार की धार तेज करते थे। भिक्षु एक समय में एक ही पत्थर साफ करते थे, क्योंकि महारत का मतलब गति नहीं है, इसका मतलब है गहराई। आज एक काम चुनें और उसमें अपना सब कुछ लगा दें। अपना समय नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति। यही अभ्यास है। अध्याय 9। स्थिरता। बिना किसी भटकाव के बैठें। 9वां अभ्यास, 5 मिनट के लिए शांति से बैठें। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई काम नहीं, बस बैठना। जापान में यही ज़ेन की नींव है। ज़ाज़ेन, बैठकर किया जाने वाला ध्यान। लेकिन आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपको बस रुकना है। आज का मन कभी शांत नहीं रहता। आराम करते समय भी ये स्क्रॉल करता है, योजनाएं बनाता है, बातों को दोहराता है और आगे का अनुमान लगाता है। ये हलचल को ही जीवंतता समझ बैठता है। लेकिन समुराई जानते थे कि सच्ची शक्ति लगातार काम करने से नहीं, बल्कि अफरा तफरी के बीच भी शांत रहने की क्षमता से आती है। शांति का मतलब खालीपन नहीं है, ये तो एक उपस्थिति है।
ये वो जगह है जहां स्पष्टता उभर कर आती है। सुबह या शाम को 5 मिनट बैठें, सांस लें, शांत रहें। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बस अपने आप से उपस्थित रहने का अभ्यास। यहीं पर आप अपने मन से मिलते हैं और उसे शांत करना सीखते हैं। अध्याय 10। मौन। कम बोलें, ज्यादा सुनें। 10वां अभ्यास, अनावश्यक वाणी को कम करना। मौन को दंड के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में देखें। जापानी संस्कृति में वाणी में संयम बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। चिन्मोकु यानी विचारशील मौन को व्यर्थ शब्दों से अधिक महत्व दिया जाता है। समुराई केवल तभी बोलते थे जब आवश्यक होता था, क्योंकि शब्दों का अपना महत्व होता है और व्यर्थ शब्द उपस्थिति को कमजोर करते हैं। आधुनिक संस्कृति निरंतर संचार को महिमा मंडित करती है, लेकिन ध्यान दे कि कही गई अधिकांश बातें शोर होती हैं, स्थान भरने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए, असुविधा से बचने के लिए। जब आप कम बोलते हैं तो आप अधिक सुनते हैं। जब आप अधिक सुनते हैं तो आप अधिक समझते हैं, और जब आप अधिक समझते हैं तो आपके शब्दों में अर्थ होता है। ये चुप रहने के बारे में नहीं है, ये सचेत रहने के बारे में है। तभी बोले जब आपके शब्द मूल्यवान हों, अन्यथा मौन को स्थान घेरने दें। अध्याय 11। सचेत वाणी। हर शब्द वास्तविकता को आकार देता है। 11वां अभ्यास, सचेत होकर बोलें, कम ही नहीं बल्कि बेहतर। जापान में इसे कोत्तोमा कहा जाता है। ये मान्यता कि शब्दों में आध्यात्मिक शक्ति होती है। आप जो कहते हैं वही आपका व्यक्तित्व बनता है। समुराई योद्धा अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करते थे, क्योंकि वे ये बात समझते थे, वाणी तटस्थ नहीं होती, ये वास्तविकता का निर्माण करती है। यदि आप कमजोरी की बात करते हैं तो आप स्वयं कमजोरी का प्रतीक बन जाते हैं। यदि आप संदेह की बात करते हैं तो आप संदेह में ही जीते हैं। लेकिन यदि आप स्पष्टता, अनुशासन और सम्मान के साथ बोलते हैं तो आप वही बन जाते हैं। इसका अर्थ जबरदस्ती की सकारात्मकता नहीं है। इसका अर्थ है बिना जहर उगले ईमानदारी, बिना अहंकार के शक्ति, बिना दिखावे के उपस्थिति। बोलने से पहले पूछें, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये निर्माण करता है या विनाश करता है? और यदि उत्तर स्पष्ट न हो तो प्रतीक्षा करें। शब्दों को स्थिर होने दें, क्योंकि एक बार बोले जाने पर उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। ये अभ्यास त्याग, उपस्थिति, स्थिरता, मौन और सचेत वाणी आंतरिक कार्य हैं। ये अदृश्य हैं, लेकिन ये हर दृश्य चीज की नींव हैं। अब हम फिर से प्रकृति की ओर, अनुष्ठानों की ओर, अंतरिक्ष की ओर और उन रिश्तों की ओर बढ़ते हैं जो जीवन को एक साथ बांधे रखते हैं। अध्याय 12। प्रकृति से जुड़ाव। प्रतिदिन बाहर निकले। 12वां अभ्यास, हर दिन प्रकृति में समय बिताएं। मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि आवश्यकता के रूप में। जापान में इसे शिनरिन योकू, वन स्नान कहा जाता है। लंबी पैदल यात्रा नहीं, व्यायाम नहीं, बस पेड़ों, पानी और खुली हवा के बीच रहना। जापानियों ने वो खोज निकाला जो प्राचीन योद्धा हमेशा से जानते थे। मानव शरीर कृत्रिम वातावरण के लिए नहीं बना है। कंक्रीट, स्क्रीन, फ्लोरोसेंट लाइट, ये आपको धीरे धीरे बिना ध्यान दिए थका देते हैं। प्रकृति पुनर्जीवन देती है। ये तनाव हार्मोन को कम करती है। ये एकाग्रता को तेज करती है। ये आपको आपके विचारों से भी बड़ी किसी चीज से जोड़ती है। समुराई ने प्रशिक्षण लिया था पहाड़ और जंगल, क्योंकि धरती स्वयं एक गुरु थी। इसने उन्हें अनित्यता, चक्रों और शक्ति एवं समर्पण के बीच संतुलन की याद दिलाई। आपको जंगल, पार्क, पेड़ या घास के मैदान की जरूरत नहीं है। फोन के बिना 10 मिनट भी बाहर बिताने से शरीर तरोताजा हो जाता है। ये कोई विकल्प नहीं है, ये जैविक प्रक्रिया है। आपका शरीर धरती को याद रखता है, उसी से जुड़ें। अध्याय 13। मौसमी भोजन।
प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाएं। 13वां अभ्यास, मौसम के अनुसार भोजन करें। इसे शुन कहते हैं। प्रत्येक सामग्री के चरम क्षण का सम्मान करना। जापान में भोजन केवल ईंधन नहीं है, ये धरती, मौसम और वर्तमान क्षण से जुड़ाव है। बसंत ताज़ी हरी सब्जियां लाता है। ग्रीष्म ऋतु ठंडक देने वाले फल लाती है। शरद ऋतु जड़ वाली सब्जियां लाती है। शीत ऋतु गर्मा गर्म सूप लाती है। प्रत्येक मौसम शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। ये संयोग नहीं, बल्कि एक योजना है। आधुनिक जीवन इस लय को मिटा देता है। आप दिसंबर में स्ट्रॉबेरी और जुलाई में कद्दू खा सकते हैं, लेकिन आपका शरीर अंतर जानता है। मौसमी भोजन आपको जमीन से जोड़े रखता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप एक चक्र का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं। इसे छोड़ दें। आपको सख्त आहार का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि धरती हमें क्या दे रही है और उसे स्वीकार करना चाहिए। अध्याय 14, भोजन से पहले कृतज्ञता। उस चीज का सम्मान करना जो आपको जीवित रखती है। 14वां अभ्यास, खाने से पहले रुकना। जापान में इसे तदाकिमासु कहा जाता है। इसका अर्थ है, मैं विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करता हूं। यह कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि इस बात की पहचान है कि यह भोजन कभी जीवित था, कि किसी ने इसे उगाया, काटा और पकाया, और अब यह आपकी ऊर्जा, आपके विचार और आपकी गति का हिस्सा बन जाएगा। समुराई लोग बड़े आदर भाव से भोजन करते थे, क्योंकि वे इस बात को समझते थे। कृतज्ञता केवल एक भावुकता नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की जागरूकता है। जब आप बिना सोचे समझे भोजन करते हैं, तो आप बिना स्वाद लिए ही उसे निगल जाते हैं। आप बिना किसी संतुष्टि के भोजन समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब आप कुछ पल के लिए, भले ही केवल 3 सेकंड के लिए, रुकते हैं, तो आपके भीतर एक बदलाव आता है। आप इस उपहार को स्वीकार करते हैं, और इस स्वीकृति के क्षण में भोजन केवल आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी पोषित करता है। ये किसी धर्म की बात नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में उपस्थित रहने की बात है। भोजन करने से पहले मन ही मन या जोर से धन्यवाद कहें और उसे पूरी ईमानदारी से महसूस भी करें। अध्याय 15, अपने परिवेश में सादगी। उन सभी चीजों को हटा दें जो अब आपके किसी काम की नहीं है। 15वां अभ्यास, अपने स्थान से एक अनावश्यक वस्तु हटा दें। व्यवस्थित करना नहीं, बल्कि हटाना। जापान में ये मां का आधार है, जो कि खाली स्थान का दर्शन है। खालीपन अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सांस लेने की जगह है। अव्यवस्थित स्थान इंद्रियों को अभिभूत कर देता है। बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे विकल्प, बहुत अधिक दृश्य शोर, और मन उसी का प्रतिबिंब बन जाता है। समुराई न्यूनतम सामान के साथ रहते थे, गरीबी के कारण नहीं, बल्कि स्पष्टता के कारण, क्योंकि वे जानते थे कि जो आपके पास है वही आपको नियंत्रित करता है। हर वस्तु ध्यान, रखरखाव और मानसिक ऊर्जा की मांग करती है। आपके पास जितनी कम चीजें होंगी, आप उतने ही अधिक वर्तमान में रहेंगे। ये न्यूनतमवाद सौंदर्यपरक नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का न्यूनतमवाद है। अपने स्थान में घूमें। एक ऐसी चीज खोजें जिसकी अब आपको आवश्यकता नहीं है, और उसे जाने दें। कभी नहीं, आज ही, क्योंकि स्थान स्पष्टता पैदा करता है और स्पष्टता शांति पैदा करती है। अध्याय 16, दिनचर्या से ऊपर अनुष्ठान। साधारण को ऊंचा उठाएं। 16वां अभ्यास, एक दैनिक कार्य को दिनचर्या नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान में बदलें। अंतर इरादे का है। दिनचर्या यांत्रिक होती है, अनुष्ठान पवित्र होता है। जापान में साधारण से साधारण कामों को भी समारोह के रूप में किया जाता है। चाय डालना, फूल सजाना, कपड़े तह करना, इसलिए नहीं कि वे विशेष हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें विशेष बनाया जाता है। समुराई अपनी तलवारें इसलिए नहीं चमकाते थे कि वे गंदी थीं, बल्कि इसलिए कि ये कार्य हथियार का सम्मान करता था। भिक्षु मंदिर की सफाई इसलिए नहीं करते थे कि वो धूल से भरा था,
बल्कि इसलिए कि सफाई करना उनके लिए ध्यान बन जाता था। आपकी दिनचर्या होती है जागना, खाना, सफाई करना, सोना। लेकिन जब आप इनमें से किसी एक को भी अनुष्ठान का रूप दे देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप धीमे हो जाते हैं, आप ध्यान देते हैं, आप सामान्य को सार्थक बना देते हैं। एक कार्य चुनें, उसे पूरी एकाग्रता के साथ करें, उसे अपना आधार बनाएं। इसी तरह साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। अध्याय 17, समुदाय और एकांत, शांति के साथ जुड़ाव का संतुलन। 17वां अभ्यास, एकांत और जुड़ाव दोनों का सम्मान करें। एक को नहीं, दूसरे को नहीं, दोनों को। जापान में इस संतुलन को गहराई से समझा जाता है। दूसरों के साथ सामंजस्य, हितोरी, एकांत समय। समुराई समूह में प्रशिक्षण लेते थे, लेकिन एकांत में ध्यान करते थे। भिक्षु मंदिर में रहते थे, लेकिन पहाड़ों पर मौन में विचरण करते थे। क्योंकि शक्ति एकांत में नहीं बनती और स्पष्टता निरंतर शोर में नहीं मिलती। आधुनिक जीवन आपको चरम सीमाओं की ओर धकेल देता है, या तो अंतहीन सामाजिक प्रदर्शन या पूर्ण अलगाव। लेकिन दोनों में से कोई भी आपको स्थिरता नहीं देता। खुद को जानने के लिए आपको एकांत की जरूरत होती है। ये याद रखने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपको जुड़ाव की जरूरत होती है। ये किसी फॉर्मूले वाले संतुलन के बारे में नहीं है, ये सुनने के बारे में है। जब आप बिखरा हुआ महसूस करें तो पीछे हटें। जब आप अकेला महसूस करें तो दूसरों से जुड़ें। दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही पवित्र हैं। और जब आप दोनों का सम्मान करते हैं तो आप अपने बाहर पूर्णता खोजना बंद कर देते हैं। आप पूर्ण हो जाते हैं। ये 17 आदतें कोई सिस्टम नहीं है, ये एक दर्शन है, जीने का एक ऐसा तरीका जो सेहत को रोजमर्रा की जिंदगी से अलग नहीं करता। आधुनिक सेल्फ केयर आपको थकावट से उबरने के लिए कहती है। जापानी ज्ञान आपको इससे बचने के लिए कहता है। जटिलता से नहीं, उपभोग से नहीं, बल्कि उपस्थिति से, तालमेल से और रोजाना अपनाई जाने वाली सादगी से। आपको एक साथ सभी 17 आदतों की जरूरत नहीं है। आपको एक की जरूरत है, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। उन्हें स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें, क्योंकि बदलाव कोई अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं है। ये जागरूकता में निहित छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले काम हैं। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस तालमेल से बाहर हैं। और तालमेल उसी पल शुरू हो जाता है जब आप बाहर खोजना बंद करके अपने भीतर ध्यान देना शुरू करते हैं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो सिर्फ देखकर चले न जाएं। इसे अपने भीतर उतरने दें, इसे अपने अंदर महसूस करें। कल से किसी एक आदत से शुरुआत करें, बस एक आदत से, और देखें कि क्या बदलाव आता है। अगर आप इस रास्ते पर चलते रहने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर इस बात ने आपको कुछ ऐसा याद दिलाया हो जो आप पहले से जानते थे लेकिन भूल गए थे तो लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप किस आदत से शुरुआत करेंगे। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपने भीतर के केंद्र का ध्यान रखें। समुराई लोग लड़ाई के बाद शांति नहीं खोजते थे। वे लड़ाई से पहले, लड़ाई के दौरान और लड़ाई के बाद भी शांति को अपने भीतर विकसित करते थे, क्योंकि वे समझते थे कि शांति कोई मंजिल नहीं है, ये एक अनुशासन है। आज आपने जो 17 आदतें सीखी हैं वे पूरे करने वाले काम नहीं हैं। वे ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें अपने जीवन में उतारना है। हवा, पानी, रोशनी, सफाई, गर्माहट, हलचल, जाने देना, उपस्थिति, स्थिरता, मौन, सोच समझकर बोलना, प्रकृति, मौसम के अनुसार खान पान, कृतज्ञता, सादगी, रस्में, संतुलन। इनमें से हर एक चीज बहुत सरल है, लेकिन जब ये सभी एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसा जीवन बनता है जिसमें पूर्ण तालमेल होता है। एक ऐसा जीवन जहां सेल्फ केयर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं, बल्कि ये आपकी पहचान बन जाती है। शुरुआत करने के लिए आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की आदर्श परिस्थितियों की जरूरत नहीं है। आपको बस शुरुआत करने के लिए एक फैसले की जरूरत है। आज, अभी, इसी पल। रास्ता यही है, इस पर चलें। जाने से पहले एक आखिरी बात, इसे कमेंट्स में लिखें।
मैं अपने दिनों में शांति बुनता हूं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं तो आप एक वादा करते हैं, और वादा ही बदलाव की ओर पहला कदम है। मैं आपसे अगली सीख में मिलूंगा। तब तक अपने लक्ष्य से जुड़े रहें।